Now student, let's continue our geography class. So please open page number 100 in your social study book. तो स्टूडेंट देखिए ऑन पेज नंबर 100 नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, मैंने पेज नंबर 99 में आपको वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन की थी. तो उसमें मैंने आपको कितनी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन की थी? 4 टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन की थी. कौन कौन सी? देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लीगल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू. अब ना स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? विशेषता. ठीक है, रिसोर्सेज की क्या विशेषताएं होती हैं. फ्रॉम द अबव पैसेज इट इज़ क्लियर दैट द ह्यूमन एक्टिविटी इज़ इनवेरिएबल कनेक्टेड विद हाउ टू नेचर सप्लाइज फॉर मैंस नीड. तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले जो पेज नंबर 99 में जितना भी हमने स्टडी किया उससे हमको एक बात क्लियर हुई. वो कौन सी बात क्लियर हुई? कि जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं दे आर इनवेरिएबल और कनेक्टेड विद नेचर. वो नेचर के साथ कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? कि जो हमारा जो नेचर है वो हमारी जो नीड्स हैं, मैंस नीड हैं, उसको सप्लाई करती हैं. इन अदर वर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. तो स्टूडेंट हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. The chief characteristics of natural resources can broadly be stated as follows. तो देखिए स्टूडेंट, हम जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, अब हम उनको पढ़ेंगे. देखिए कैसे पढ़ना. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड बाय मैन आर फाउंड इन नेचर. तो स्टूडेंट जो हम ह्यूमन बींग्स की जो मतलब है नीड्स हैं वो मेनली कहाँ से हमारी पूरी होती हैं? दे आर फाउंड इन नेचर. सेकेंड है रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. जो रिसोर्स हैं वो हमको ऐसी फ्रीली गिफ्ट नेचर से नहीं मिल जाती. वो फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर के हमको. ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म नेचुरल थिंग्स इनटू रिसोर्सेज. तो हम ह्यूमन बींग्स को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दीज थिंग्स इनटू द रिसोर्सेज. जितनी भी नेचुरल थिंग्स हमको मिलती हैं हमको उनको रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और फिर उसके बाद में हम उनको यूज़ कर पाते हैं. ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई. और स्टूडेंट देखिए जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर इन लिमिट. ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को चाहे जितना भी ज़्यादा यूज़ करें, वो एक लिमिटेशन में है. जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा हमको किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई थी? ऑक्सीजन की. क्या हुआ कि हम ह्यूमन बींग्स ने अपनी नीड्स के हिसाब से हर तरफ पॉल्यूशन फैला दिया था. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन फैला दिया था. उससे क्या हुआ था कि जो अभी सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमको कमी महसूस हुई थी वो किस चीज़ की हुई थी? ऑक्सीजन की. क्योंकि लोगों का ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज़्यादा गिर रहा था और मेन टाइम पर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत सोच समझ करके हमको यूज़ करना चाहिए. बिकॉज दे आर लिमिट इन सप्लाई. दो सम रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड, इट कैन बी डन ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, इट कैन बी डन ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस. उनका यूज़ हम सिर्फ किस कंडीशंस के अंडर में ही रह करके यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, जो रिसोर्स होते हैं वो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है उनके ऊपर डिपेंड करती हैं और उन्हीं के हिसाब से वो हमको अवेलेबल होती हैं. देयर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. और स्टूडेंट क्या होता है कि जो उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं वो मतलब है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का है कि सोसाइटी से सोसाइटी में और कंट्री से कंट्री में है. Earth's elements become resources only when their use is found or that technology factor is invariably associated with
रिसोर्सेज। और स्टूडेंट जो अर्थ एलिमेंट्स हैं, अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स हो गया, माउंटेन हो गए, रिवर लेक्स का वाटर हो गया, ये क्या है, अर्थ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो अर्थ एलिमेंट्स के जो रिसोर्स होते हैं वो केवल when their use is found or the technology factor is invariable associated with resources। तो क्या होता है कि जब उनका यूज़ हमको जब हम उनका यूज़ तलाश करते हैं कि हमको इसका यूज़ कैसे करना है और कहाँ पर करना है, तो हम उसका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर निकालते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के बाद में हम क्या करते हैं, वो इनवेरिएबली एसोसिएट होता है रिसोर्सेज के साथ में। That certain cultural taboos, religious and social practices may restrict the use of resources। तो क्या होता है कि certain cultures, taboos और जो religious और social practices होती हैं वो क्या करती हैं, इन resources के use को restrict कर देती हैं। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब हम रिसोर्सेज का वर्गीकरण पढ़ेंगे। रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारी अर्थ में जो रिसोर्सेज जो हमको प्राप्त मिलते हैं, दे आर डिफरेंट इन काइंड, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। उनको हम क्लासीफाई करते हैं इन बेसिस पर। फर्स्ट नंबर ए इज रिन्यूएबिलिटी। ठीक है, रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है, बदलने या मरम्मत के योग्य, हम उनको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल, रिप्लेनिश, नॉन एग्जॉस्टिबल। तो जो रिन्यूएबल होते हैं जिनके मरम्मत करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये बुक का जो पेज है ये रिन्यूएबल है, इसको हम जब भी हमारे ये काम जब हमको इसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इनको रद्दी में बेच देते हैं, तो इसका यूज़ फिर से हो जाता है। कैसे होता है, इनसे लिफाफे बन जाते हैं इनके पेजेस से, और इनको वापस फिर से वहाँ फैक्ट्रीज़ में ले जा कर के इनके पेजेस को फिर से मतलब है न्यू पेज में कन्वर्ट किया जाता है, इनकी लुगदी बनाई जाती है, फिर से इनको सड़ाया गलाया जाता है लुगदी में, फिर इससे न्यू पेपर बनाया जाता है। सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिप्लेनिश, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो देखिए क्या होता है, एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि दोबारा से उसको यूज़ करना, और नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, उनसे कोई नई चीज़ दोबारा नहीं बना सकते। रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर्स आफ्टर ईयर्स। तो स्टूडेंट देखिए, जो रिसोर्स जो हमारे हैं, अर्थ रिसोर्स हैं, जो जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट और फॉरेस्ट, दे कैन बी यूज कंटिन्यूसली। इनका हम कंटिन्यूसली ईयर्स आफ्टर ईयर्स यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, सॉइल है, वाटर है, इनका हम लगातार कई सालों तक यूज़ करते रहते हैं। दीज रिसोर्सेज आर नोन एज रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट जो हमारी एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स और फॉरेस्ट हैं, ये क्या है, दीज आर द रिसोर्सेज नोन एज रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मतलब इनके नॉन एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है हद। ठीक है, और नॉन एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है इनकी कोई हद नहीं, इनकी कोई सीमा नहीं है, और ये रिन्यूएबल है। On the contrary, some resources cannot be renewed and these resources are known as non-renewable or exhaustible resources। और स्टूडेंट दूसरी तरफ कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिनका हम अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हम उनको दोबारा फिर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही तो हम उनको दोबारा किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड ओनली वंस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो केवल वन टाइम यूज़ होते हैं, जैसे कि मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ठीक है, जो कोल और पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ हम ओनली वंस कर पाते हैं, हम इनको दोबारा किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करके भी नहीं कर सकते इनका यूज़। आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज वंस दे गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज एंड दे मे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन। तो क्या होता है स्टूडेंट, इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए या एक बार अगर ये यूज़ हो जाए तो उसके बाद में फिर इनको दोबारा से फॉर्म करने के लिए हमको मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं।
अब है बी नंबर सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी उद्गम कहाँ से हुआ, वो हमको मिले कहाँ से, निकले कहाँ से। फर्स्ट है बायोटिक और ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक का मतलब होता है जैविक, ठीक है, और सेकंड है अबायोटिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या है, अबायोटिक मतलब होता है अजैविक। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। क्रॉप्स, birds, animals, fish, forest and their products are all the examples of biotic resources। तो स्टूडेंट देखिए जैसे क्रॉप्स हो गई, बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट और इनके द्वारा जो हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। और जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं इनको हम ऑर्गेनिक रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। दे आर बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो स्टूडेंट बायोस जैसे क्रॉप्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट ये क्या है, ये रिन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। Other substances like coal, petroleum, etc. are also known as abiotic resources as flora and fauna have contributed to their formation। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारे कोल और पेट्रोलियम है ये क्या है, ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। जैसे कि फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा और फाउना का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान से संबंधी। These resources are directly और indirectly related to life और life forms। तो स्टूडेंट देखिए जो ये रिसोर्सेज हैं जो हमारे बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज हैं दे बोथ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफ और लाइफ फॉर्म्स। ये हमारी लाइफ से और हमारे लाइफ फॉर्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। The resources which are obtained from non-living things are known as abiotic resources। तो स्टूडेंट देखिए जो रिसोर्स हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स से जो ऑब्टेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। और जो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं दीज आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड लैंड आर अबायोटिक रिसोर्सेज। और स्टूडेंट जो वाटर, रॉक्स, मिनरल्स ये क्या है, ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। क्यों, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ये कहाँ किससे हमको ऑब्टेन होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। सो स्टूडेंट आई विल सेंड यू द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द C number। You have to listen this video again and again and you have to read this page. Thank you.